गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना के बारे में। अभी तक हमने संविधान का इतिहास पढ़ा, संविधान को बनने की प्रक्रियाएं देखी। अब हम एंट्री करते हैं संविधान में, और संविधान की शुरुआत होती है संविधान की प्रस्तावना से। आइए प्रस्तावना को देखते हैं हम कि प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है इसे उद्देशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्देशिका। यानी उद्देश्य बताती है ये। उद्देश्य किसका बताती है ये? उद्देश्य बताती है हमारे संविधान। इसे हमारे संविधान की चाबी भी बोला जाता है। संविधान की चाबी भी बोला जाता है। जैसे कोई पुस्तक होती है, उस पुस्तक की शुरुआत में लेखक परिचय दिया होता है या उस किताब के बारे में प्रीफेस दिया होता है। उसी प्रीफेस की तरह, प्रस्तावना की तरह, ये प्रस्तावना है वो एक पेज उस पूरी किताब के बारे में बताता है कि इस किताब में वास्तव में किस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक इसी तरह संविधान के बारे में उद्देशिका या प्रस्तावना ये बताती है कि इस संविधान में क्या क्या चीजें दी गई हैं या किस बारे में हमने चर्चा की गई है। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़कर देखते हैं, और इस प्रस्तावना में दिया हुआ एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखें हम। सबसे पहले क्या दिखा दिया है? हम कौन? हम भारत के लोग। हम कौन? हम भारत के लोग। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में आइए, बीच का पार्ट छोड़ते हैं। क्या कहते हैं हम? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कौन इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार करता है, अधिनियमित यानी लागू करता है, और आत्मार्पित यानी खुद की आत्मा पर अर्पित करता है? कौन करता है? हम भारत के लोग। यानी इस प्रस्तावना में कौन खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम। और हम कौन है? भारत के लोग। तो हम जो दिया हुआ है यही सत्ता का स्रोत है। सत्ता का क्या है? स्रोत है। यानी शक्ति किसके पास है? शक्ति भारत के लोगों के पास है, जनता के पास है। अब देखिए, यहां एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है, सत्ता। तो मैं आपको बता दूं कि दो शब्द, सत्ता और शक्ति, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। सत्ता का मतलब है ऐसी शक्ति जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए किसी शहर में कोई गुंडा है, और उस गुंडे ने घोषणा कर दी कि कल शहर बंद रहेगा। कल शहर बंद रहेगा, और उसके सारे गुंडों ने मिलकर शहर को बंद कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास शक्ति है। उसके पास क्या है? शक्ति है। लेकिन कलेक्टर या सीएम, उसने एक कागज पर साइन किया और लिख दिया कि कल शहर बंद रहेगा, और अगले दिन शहर बंद रहता है। ये शक्ति है कौन सी? जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त है, जिसे कानूनी वैधानिकता प्राप्त है। यानी कि ये क्या है? सत्ता है। यानी ऐसी शक्ति जिसे कानूनी शक्ति मिल जाए, तो वो क्या कहलाती है? सत्ता। तो मतलब सत्ता क्या होती है? लीगल होती है, कानूनी होती है, वैधानिक होती है। लेकिन शक्ति अवैधानिक भी हो सकती है, मतलब कानून के बिना भी हो सकती है, जबरदस्ती वाली। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सत्ता की बात कर रहे हैं। तो सत्ता किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां समझ लिया कि यहां सत्ता यानी शक्ति किसके हाथों में है? सत्ता किसके हाथों में है? हम भारत के लोगों के हाथों में है। आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम भारत के लोग भारत को कैसा राज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, यानी हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, ये बताता है ये लाइन। हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। ये तो पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ये तो पहली लाइन में तो आया था कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। अब हम जनता को क्या देना चाहते हैं, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। अब वो लक्ष्य क्या है, न्याय। न्याय देना चाहते हैं। कैसी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। कैसी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, उनको हम स्वतंत्रता देना चाहते हैं। स्वतंत्रता देना चाहते हैं। स्वतंत्रता कैसी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। यानी स्वतंत्रता कितनी तरह की है, 5 तरह की। स्वतंत्रता कितनी तरह की है, 5 तरह की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। न्याय कितनी तरह का था, 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब उन्हें हम क्या, स्वतंत्रता के अलावा हमने न्याय देना चाहते हैं, हम उन्हें स्वतंत्रता देना चाहते हैं। उसके बाद हम उन्हें क्या देना चाहते हैं, समता। समता मतलब समानता। समानता कैसी, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना चाहते हैं। यानी समानता कितनी तरह की देना चाहते हैं, 2 तरह की देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राप्त कराने के लिए, मतलब ये सब प्राप्त कराने के लिए 3 चीजें, क्या, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। उन सब में, और उन सब में हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता कैसी है, उनमें बंधुता कैसी देना चाहते हैं, व्यक्ति की गरिमा की और राष्ट्र की एकता, अखंडता की। यानी 2 तरह की। बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी कि हमने पहले तो ये पढ़ा कि हम भारत के लोग, हमारे पास शक्ति है, हम सत्ता का स्रोत हैं। तो पहली चीज हमें पता चलती है कि हम सत्ता का स्रोत हैं। दूसरी बात हमें पता चलती है कि हम कैसा देश चाहते हैं, हम देश का क्या स्वरूप रखना चाहते हैं। हम देश का स्वरूप रखना चाहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने नागरिकों को, हम अपने देशवासियों को क्या देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं उन्हें न्याय। कैसी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम देना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता। कैसी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम देना चाहते हैं उन्हें समानता। कैसी, अवसर और प्रतिष्ठा की देना चाहते हैं। हम उनमें भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, बंधुता यानी भाईचारा देना चाहते हैं। कैसा, व्यक्ति की गरिमा, खुद की गरिमा, खुद के सम्मान की, और दूसरा राष्ट्र की एकता, अखंडता का भाईचारा उनमें देना चाहते हैं। हम इस सब को क्या कहते हैं, शासन का उद्देश्य। यानी हमारे संविधान या हमारे देश के शासन का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अंत में बोलता है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी दृढ़ इच्छा रखते हुए अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा ने ही तैयार किया था इसे, तो हम सब इस संविधान सभा में, अब देखिए संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले लोग 284 थे। लेकिन वो 284 लोग उस समय संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि थे।
तो मतलब वो 284 लोग 284 नहीं थे, वो संपूर्ण देश था। और संपूर्ण देश ये कहता है कि दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, कौन सी तारीख थी? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि उसी दिन बनकर संविधान लागू हुआ, तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना, हिंदी में आते हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण अश्विन भाद्विन, इस तरह करके जो महीने होते हैं, तो उनमें से मार्गशीर्ष महीना है शुक्ल सप्तमी। शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं दो, 14-14 दिन के, तो उनमें से शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संवत है विक्रमी। विक्रमी कौन सा संवत है? 2006। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या था? हिंदी महीना। तो हिंदी महीना विक्रमी संवत के अनुसार संवत 2006 था और मार्गशीर्ष महीना था, उसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। उस दिन सभी एतद द्वारा यानी इकट्ठा होकर अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी इस लाइन से, इस पंक्ति से हमें पता चलता है संविधान की तिथि। क्या पता चलता है? संविधान की तिथि। तो अब हम प्रस्तावना को फिर से समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की चाबी है। और संविधान की इस चाबी से हमें चार चीजों का पता चलता है। चार चीजों का पता चलता है। पहला पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे देश के शासन में सत्ता किसके पास है या सत्ता का स्रोत कौन है? तो सत्ता का स्रोत है भारत के लोग, हम भारत के लोग। इससे पता चलता है कि वो क्या है? सत्ता का स्रोत हैं। तो पहली चीज हमें पता चल गई, सत्ता का स्रोत। अब दूसरी चीज हमें पता चलती है कि देश का स्वरूप कैसा होगा। तो देश का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद रखिएगा, ये शब्द पांच शब्द हैं। पांच शब्द हैं। कुल कितने हैं? पांच शब्द। और इन पांचों शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है और कई बार इनमें से एक शब्द गायब कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्रम यही याद रखना है, क्रम आगे पीछे नहीं करना है। तो क्रम रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब हम भारत के लोग, हमारे पास सत्ता है, हम ऐसा देश का स्वरूप बनाना चाहते हैं और देश की जनता को क्या देना चाहते हैं, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है? हम देना चाहते हैं उन्हें न्याय। कितनी तरह का? तीन तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम देना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता। कैसी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। हम उन्हें देना चाहते हैं समता। समता मतलब समानता। कितनी तरह की? दो तरह की देना चाहते हैं। कैसी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। यानी सबकी प्रतिष्ठा समान रहे और सबको समान अवसर मिले। साथ के साथ हम उनमें देना चाहते हैं बंधुता यानी भाईचारा। कितने तरह का? दो तरह का भाईचारा है। कैसा है? व्यक्ति की गरिमा का भाईचारा है, यानी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखें सभी। और कैसा भाईचारा रखें कि देश की एकता और अखंडता को भी हम बनाए रखें, ये हम भाईचारा पैदा करें। तीन चीज पता चलती हैं इस तरह। अब चौथी चीज पता चलती है कि संविधान सभा में इस संविधान को किस दिन तैयार कर लिया गया था। तो किस दिन तैयार कर लिया था? उसे तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। हिंदी महीना अगर पूछ ले तो मार्गशीर्ष महीना है, संवत 2006 है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी, महीना मार्गशीर्ष और संवत 2006 विक्रमी। विक्रमी संवत यहाँ चलेगा। हमारा राष्ट्रीय संवत वैसे शक संवत है, लेकिन हमारे संविधान में शक संवत का जिक्र नहीं किया गया है, विक्रमी संवत का जिक्र किया गया है। तो इस तरह करके हमारी प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना से हमें चार चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे हम इसको विस्तार से समझते हैं। यही चीज हमने जो अभी तक पढ़ी है वही है कि अधिकार का स्रोत, या यूं कहूं कि सत्ता का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, हम भारत के लोग, हमारे पास सत्ता है। दूसरी चीज है राज्य की प्रकृति कैसी होगी।
राज्य की प्रकृति कैसी होगी? वही 5 शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है उन्हें न्याय देना, उन्हें स्वतंत्रता देना, उन्हें समानता देना, उनमें भाईचारा पैदा करना, और इसे अंगीकृत करने की तिथि हमें पता चलती है 26 नवंबर 1949। अब यहां देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सटीक याद रखना है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 26 जनवरी 1950 नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, वो तिथि दी गई है। क्लियर है? कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है। प्रस्तावना में 26 जनवरी का कोई जिक्र नहीं है और शक संवत का कोई जिक्र नहीं है। कौन सा संवत दिया गया है? विक्रमी संवत दिया गया है। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं आगे, एक एक करते हुए। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का विचार, या यूं कहूं कि दुनिया में पहली प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ली गई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब बना था, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 789 1789 में अमेरिका का पहला संविधान बना, या यूं कहूं कि दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था, जिसमें प्रस्तावना दी गई थी। अब देखें, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जब उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तब बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को, सॉरी यहाँ ये 47 गलत है, 1946 को, 1946, इसे ठीक कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा में। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही संशोधित कर लिया गया, और संशोधित करके इसे हमारी संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। क्या बना दिया गया था? हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। अब देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? मात्र एक बार संशोधन हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो गए हैं? एक बार, दो बार, शून्य बार। तो एक बार संशोधन हुआ है, और एक बार संशोधन होने पर 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। शब्द कौन कौन से हैं, अब हम वो समझ लें। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। देखिए, ये दोनों शब्द कौन से में जोड़े गए थे? ये दोनों शब्द सबसे पहले जोड़े गए हैं, आप यहां देखें, पंथ निरपेक्ष और ये रहा समाजवादी। ये दोनों किस में जोड़े गए हैं? हमारे देश के स्वरूप में। और अखंडता किस में जोड़ा गया है? अखंडता जोड़ा गया है बंधुता में। जो बंधुता क्या है? उद्देश्य है हमारे देश का, हमारे इस संविधान का, प्रस्तावना का उद्देश्य है। तो याद रखना है, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि जब भी 3 वर्ड हो कहीं, या 3 नाम हो, तो वो क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना होती है। कोई एक शब्द नया जोड़ देगा और पूछ लेगा कि कौन सा भाग उसमें शामिल नहीं है। तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, यही मैं आपको समझा देता हूं। ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड पूछता है कि हमारे देश का स्वरूप में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं, तो पांचों का सीक्वेंस याद होना चाहिए। हमारे न्याय कितनी तरह की दी हुई है प्रस्तावना में? 3 तरह की दी हुई है, तीनों का नाम याद होना चाहिए। 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, वो पांचों याद होनी चाहिए। 2 तरह की समानता दी गई है, वो दोनों तरह की याद होनी चाहिए। बंधुता दी गई है 2 तरह की, तो वो दोनों तरह की बंधुता याद होनी चाहिए। इनमें से कोई एक शब्द गायब कर देगा और आपसे पूछ लेगा, या यूं पूछ लेगा कि सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 तरह का दे देगा। निम्न में से संविधान में से कौन-सा न्याय या प्रस्तावना में कौन-सा न्याय नहीं दिया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके बाद लिख देगा व्यक्ति की गरिमा। तो अब कौन-सा है? न्याय में व्यक्ति की गरिमा नहीं है, तो इसे हम टिक कर देंगे। क्लियर है? अब आगे हम डिटेल से पढ़ें। यानी कि एक बार 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में। और इसमें द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक-एक शब्द को समझते हैं। तो सबसे पहले संविधान का क्या स्टार्ट होता है? स्वरूप। हमारे देश का शासन का क्या है? स्वरूप। और इस स्वरूप में कितने शब्द दिए गए थे? 5। 5 शब्द दिए गए थे। कौन-कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब उन 5 शब्दों को हम समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हमारा देश उसमें संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी कि संपूर्ण शक्ति खुद में निहित है, यानी कि ये स्वतंत्र है। किस तरह के लिए? बाहरी और भीतरी दोनों तरह से स्वतंत्र है। किस चीज के लिए? निर्णय लेने के लिए। निर्णय लेने के लिए, यानी कि हमारा देश पूरी तरह से आत्म अंदरूनी शक्ति से पूर्ण है। मतलब ना ही किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश ने ये बोल दिया कि भारत में ये नीति बनाओ और भारत वो नीति बनाए। यानी या ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोई ऐसा बोल दे कि ये करो और वो करना पड़े। मतलब हमारा देश बाहरी और भीतरी किसी भी दबाव में नहीं है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने के लिए। इसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सारा प्रभुत्व संपन्न है भारत। दूसरा आता है समाजवादी। देखिए, समाजवादी को समझने से पहले हम समझते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रूस था। अमेरिका है जो पूंजीवादी विचारधारा का था। कैसी विचारधारा का था? पूंजीवादी। और रूस कैसी विचारधारा का था? साम्यवादी। ये जो साम्यवादी विचारधारा है, ये मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी। और मार्क्सवादी विचारधारा किसकी विचारधारा है? मार्क्स की। और मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक विचारधारा दी, मार्क्सवादी विचारधारा कही जाती थी। वही मार्क्सवादी विचारधारा है साम्यवादी का रूप। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक है दास कैपिटल और दूसरी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी थी। और दास कैपिटल है जो 3 सीरीज में आई थी, जो 1867 से लेकर 1894 तक 3 अलग अलग सीरीज में आई थी। ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तकें फेमस हैं उनकी। तो दास कैपिटल ये 3 सीरीज की थी। और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। अब हम समझते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी में क्या अंतर है। देखिए, पूंजीवादी विचारधारा ये कहती है कि जो देश है, देश की सरकार है, उसका काम होना चाहिए सिर्फ जनता से टैक्स लेना। जनता से टैक्स लेना और टैक्स लेकर जनता को सुविधाएं देना। मतलब कानून व्यवस्था बनाकर रखना, सड़क देना, पुल देना,
चिकित्सा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। लेकिन सरकार का काम ये नहीं है कि सरकार उत्पादन करे, मतलब फैक्ट्रियां लगाए। तो फैक्ट्रियों का विचार क्या है कि ये सारी चीजें, निजी काम जो है, प्रोडक्शन के जो काम है, वो प्राइवेट सेक्टर के ही होने चाहिए। मतलब जनता खुद फैक्ट्री लगाए, कुछ भी करे, बस वो टैक्स दे और टैक्स के साथ कानूनों का पालन करे। तो उसे कहेंगे पूंजीवादी विचारधारा। मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात करता है। कैसे बात करता है? किस सेक्टर की? प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट को हिंदी में क्या कहेंगे? निजी। तो निजी क्षेत्र की बात करता है। दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है? साम्य मतलब बराबर, मतलब सब कुछ जनता का नहीं, सब कुछ सरकार का होना चाहिए और सरकार सबको बराबर बांटे, मतलब सबको बराबर रखे, जिससे कोई ना अमीर हो ना गरीब हो। पूंजीवादी में क्या होगा कि कोई आदमी बहुत अमीर हो जाएगा और कोई बहुत गरीब हो जाएगा। और जबकि साम्यवादी में क्या है? सब समान रहे। और इसी वजह से साम्यवादी विचारधारा की वजह से यहां पर 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। इसी विचारधारा की वजह से 1949 में चीन में क्रांति हुई थी। क्लियर है? साम्यवादी विचारधारा की वजह से ही रूस में 1917 की क्रांति हुई और चीन में 1949 की क्रांति। तो मतलब ये क्या कहता है? ये कहता है सरकारी क्षेत्र की, मतलब सब कुछ सरकार का होना चाहिए, जनता का कुछ ना हो। मतलब फैक्ट्रियां भी सरकार लगाए, जनता को बैल, ट्रैक्टर, खाद, बीज सब सरकार दे, जनता उस खेत में काम करे और उसके बदले में उसे मेहनताना मिले। अब देखिए, भारत में 1955 में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ अवाड़ी में, जिसे क्या बोलते हैं? अवाड़ी सम्मेलन। और इस अवाड़ी सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया, ये तय किया गया कि भारत का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? समाजवादी। समाजवादी का मतलब है इन दोनों क्षेत्रों का मिला जुला रूप, इन दोनों क्षेत्रों का मिला जुला रूप होना चाहिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी हो और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो। तो अब आप भारत में देखेंगे कि स्कूल प्राइवेट भी मिलेंगी, गवर्नमेंट भी मिलेंगी, फैक्ट्रियां प्राइवेट भी मिलेंगी, गवर्नमेंट भी मिलेंगी, बैंक प्राइवेट भी मिलेंगे, गवर्नमेंट भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी प्राइवेट भी मिलेगी, गवर्नमेंट भी मिलेगी। मतलब समाजवादी का मतलब क्या है? पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों रूप जहां अवेलेबल हो, दोनों रूप जहां उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी विचारधारा। और भारत ने समाजवादी विचारधारा का लक्ष्य कब रखा? 1955 के अवाड़ी सम्मेलन में। और उसके बाद इसे प्रस्तावना में कब जगह दी? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। हमने पढ़ चुके हैं कि 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन से शब्द जोड़े थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो उन्हीं में से एक शब्द है समाजवादी। तो यानी कि हमारी सरकार ने या कांग्रेस ने, उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो कांग्रेस ही सरकार हुआ करती थी, या यूं कहूं कि सरकार ही कांग्रेस हुआ करती थी। तो 1955 में अवाड़ी सम्मेलन में तय किया गया कि हमारे देश का लक्ष्य क्या होगा? समाजवादी होगा। मतलब पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिला जुला रूप होगा। बाद में इसे प्रस्तावना में जगह दी 1976। तो क्लियर हो गया समाजवादी क्या चीज है? समाजवादी है जहां प्राइवेट सेक्टर भी रहे और जहां गवर्नमेंट सेक्टर भी रहे। लेकिन हमारा जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के साथ साथ शुरुआत में कोशिश की गई कि गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा रहे, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा रहे। गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा रहने का कारण क्या डिसाइड किया गया था? कि देश में इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, तो गवर्नमेंट कंपनी ही कपड़ा बनाती थी। आपने देखा होगा कि राशन कार्ड से चीनी मिलती थी, साबुन मिलते थे, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता था। उससे पहले कपड़े भी मिला करते थे, साबुन भी मिला करता था। तो मतलब प्राइवेट आम आदमी इतना गरीब था कि वो ये चीजें बाजार से नहीं खरीद सकता था महंगे दाम में। तो जनता को सरकार प्रोवाइड कराती थी, उपलब्ध कराती थी राशन कार्ड के द्वारा।
तो अब लेकिन दिक्कत क्या आई, सरकारी कर्मचारी है, साबुन बनाने की फैक्ट्री में लगा हुआ है, उसे पता है कि सैलरी तो उतनी ही मिलनी है। अब वो क्या करेगा कि उसमें कास्टिक सोडा ज्यादा डाले या कम डाले। अब ज्यादा डालेगा तो लोगों के कपड़े फट जाएंगे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी यूं कहूं कि क्वालिटी प्रभावित होने लगी, गुणवत्ता वस्तु की प्रभावित होने लगी, और इस वजह से धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र है जो गिरने लगा। और बाद में आपको याद होगा कि 1991 में 1991 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी भारत में कि भारत के पास व्यापार करने के लिए धन नहीं बचा था। तो भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था। कहां पर? अमेरिका में, विश्व बैंक के पास गिरवी रखा। तो गिरवी रखने के बदले में भारत को एलपीजी की नीतियों का पालन करना पड़ा था। कौन सी? एलपीजी। अब ये एलपीजी गैस नहीं है, एलपीजी का मतलब है एल फॉर लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण, टी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण। तो विश्व बैंक की नीति थी एलपीजी की। भारत ने कब स्वीकार की? 1991 में। इसका मतलब क्या है? उदारीकरण। मतलब भारत अपने कानूनों को उदार बनाए, नरम बनाए, जिससे विदेशी कंपनियां आ सकें। निजीकरण को बढ़ावा दे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जगह किसी सेक्टर को दे? पूंजीवादी सेक्टर को बढ़ावा दे। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण, मतलब पूरे विश्व को एक गांव समझा जाए। मतलब ऐसा हो कि बॉर्डर खोल दिए जाएं और सभी एक दूसरे के पास आ जा सकें, ऐसी बाधाएं ना रहें, आ जा सकें, ऐसी स्वतंत्रता हो। तो एलपीजी की नीतियां। तो अब हम यहाँ क्या समझे? समाजवादी से हम क्या समझे? समाजवादी ऐसी विचारधारा है जो पूंजीवादी और साम्यवादी का बीच का रूप है। मतलब प्राइवेट और निजी दोनों क्षेत्र मौजूद रहे। भारत में कांग्रेस ने अवाड़ी सम्मेलन में 1955 में समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया था। इसे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जगह दी थी। और बाद में भारत ने एलपीजी की नीतियां अपना ली। और एलपीजी की नीतियां अपना ली जिसमें क्या था? निजीकरण था। यानी अब हमारा देश साम्यवाद से ज्यादा झुकाव किसकी तरफ रखता है? पूंजीवाद की तरफ रखने लग गया। आगे बढ़ते हैं, दो शब्द हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा शब्द, पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा, यहां पर दो शब्द आपको मिलेंगे, पंथ निरपेक्ष और दूसरा है धर्म निरपेक्ष। पंथ का मतलब है कि हमारे देश में लोग सिर्फ धर्म में ही नहीं बटे हैं, धर्म के साथ साथ पंथों में भी बटे हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में कुछ पंथ हो गए जो शिव को मानते हैं, कुछ हो गए जो भर्तरी को मानते हैं, कुछ पंथ ऐसे हो गए जो देवी का अवतार को मानते हैं, कुछ वैष्णव हो गए विष्णु का अवतार को मानते हैं। तो मतलब देश में धर्म भी पंथों में बटा हुआ है। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो सिया और सुन्नी में बटा हुआ है। इसी तरह ईसाई धर्म हो गया, वो भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बना हुआ है। मतलब हर धर्म है जो अलग अलग पंथों में बटा हुआ है। तो बात की गई है पंथ की। याद रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, दोनों ऑप्शन हो, तो हमें धर्मनिरपेक्ष को टिक करना है। लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो हम धर्मनिरपेक्ष को टिक कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है? पंथ निरपेक्ष। लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष ऑप्शन में ही ना हो, तो हम किसको चुनेंगे? धर्मनिरपेक्ष को चुनेंगे। क्लियर है? तो पंथ निरपेक्ष मतलब हम पंथों के सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। मतलब ना किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना किसी पंथ का विरोध करते हैं, बल्कि सभी पंथ और सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह की चीजें हम आगे संविधान के मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, जहां मौलिक अधिकार में
हमें अनुच्छेद 25 से 28 में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आगे हम बढ़े। लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, मतलब जिसकी जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। उसे हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत में है। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो जनता चुनकर भेजेगी वही लीडर, उनका लीडर मेन कार्यकर्ता होगा। जैसे भारत की जनता एमपी चुनकर भेजती है, सांसद चुनकर भेजती है, और उन सांसदों का लीडर होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकर्ता होता है, ना कि राष्ट्रपति। अब हम देखें, इस तरह का अप्रत्यक्ष मिलता है अमेरिका में। कहां मिलता है? अमेरिका में। यहां पर कैसा है कि जनता चुनकर भेजती है प्रतिनिधि, उनका लीडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति है जो पूरी तरह से जवाबदेही नहीं होता है, या यूं कहूं कि जो विधायिका और कार्यपालिका, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या विधायिका होती है, क्या कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। विधायिका का मतलब समझो जैसे संसद, और कार्यपालिका का मतलब ऐसे समझो जैसे सरकार। तो सरकार वहां राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है, ना कि संसद के प्रति। जबकि भारत में जो सरकार है वो संसद के प्रति जवाबदेही होती है, प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही नहीं होती। क्लियर है? इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा बात है गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जिस देश का टॉप हेड यानी प्रमुख, यानी राष्ट्र प्रमुख, और हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी जिस देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो मतलब जो जन्म के आधार पर तय ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बार राष्ट्रपति बन गया, अगली बार उसी के परिवार से कोई दूसरा बनेगा, तीसरा उसके परिवार से बनेगा, या उसका बच्चा बनेगा, बेटा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि चुनाव द्वारा जाते हैं। अब चुनाव ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। दूसरी बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है इस पद तक पहुंचने का। मतलब हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान है। कहां तक पहुंचने के? उस राष्ट्र प्रमुख तक बनने तक। मतलब नीचे के पद तो हैं ही, सबसे ऊपर के पद तक भी कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है गणतंत्र है। इसका मतलब क्या है? गणतंत्र है मतलब देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, चुनाव द्वारा आता है, और हर व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। इसे क्या कहेंगे हम? गणतंत्र कहेंगे। और गणतंत्र का विचार हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया। आगे बढ़ते हैं हम। न्याय। अब देखिए, इससे पीछे हमने पांचों शब्द पूरे कर लिए हैं। पांच शब्द कौन से थे? जो हमारी प्रस्तावना में बताते हैं कि राज्य का स्वरूप क्या होगा। तो राज्य का स्वरूप बताने वाले पांच शब्द हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अंध निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। वो पांचों शब्द पूरे हो गए हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शासन का उद्देश्य क्या है। शासन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य में अलग अलग शब्द आते हैं। तो सबसे पहले आता है न्याय। तो न्याय कितनी तरह की? तीन तरह की न्याय की बात करें। तीन तरह की। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, मतलब
समाज में सभी को समान न्याय प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो कि कोई पिछड़ी जाति का है या समाज में विकास में पीछे छूट गया है, उसे बराबर अवसर ना मिले, उसे न्याय ना मिले, बल्कि सभी को बराबर न्याय मिले। मतलब किसी की सामाजिक हैसियत के आधार पर न्याय तय ना हो, बल्कि न्याय सबके लिए समान हो। दूसरा, आर्थिक, किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर न्याय तय ना हो कि अमीर है तो उसे न्याय अच्छा मिले और गरीब है तो उसे न्याय ना मिले। तो मतलब आर्थिक स्थिति पर भी न्याय तय नहीं करेगा। और अगली चीज है राजनीतिक न्याय। मतलब राजनीतिक न्याय सबको मिले, मतलब सभी चुनाव लड़ सकते हैं, सभी मतदान कर सकते हैं, राजनीतिक रूप में किसी भी तरह से लोग भाग ले सकते हैं। इसकी वजह से जात पात धन दौलत का भेद ना पैदा हो। तो इस तरह के न्याय की बात की गई है, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी तरह की? 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो देखिए, विचार और अभिव्यक्ति को हम अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद किस में पढ़ेंगे? 19 में पढ़ेंगे। विश्वास, धर्म और उपासना को हम अनुच्छेद 25 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद किस में पढ़ेंगे? 25 में पढ़ेंगे। और ये दोनों के दोनों ही मौलिक अधिकारों में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? मौलिक अधिकारों में। आगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। विचार का मतलब है कोई आदमी अपने विचार रखे। अभिव्यक्त करने का मतलब है कि वो आदमी बोले नहीं, बल्कि अपनी बात अभिव्यक्त करे। मतलब जैसे मैं किसी का विरोध कर रहा हूं तो मैंने काला झंडा ले लिया, मैं शांति चाहता हूं तो मैंने सफेद झंडा ले लिया, अगर मैं किसी को मना करना चाहता हूं तो मैंने आंख निकाल कर दी। इस तरह करके मतलब बिना बोले किसी माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्त करना। विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास करना, किसी भी धर्म का आचरण करना और किसी भी धर्म की पूजा पद्धति स्वीकार करना, उसे अपनाना, उसको बढ़ावा देना, वो सब धार्मिक स्वतंत्रता में आएगा, जिसे हम अनुच्छेद 25 में पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता कितनी तरह की दी गई है? 5 तरह की दी। अब दी गई है समानता। समानता कितने तरह की दी गई है? 2 तरह की। कौन कौन सी समानता? प्रतिष्ठा, मतलब सभी की समान प्रतिष्ठा रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि महाराज आ रहे हैं, ठाकुर आ रहे हैं या राजा आ रहे हैं तो उन्हें 21 तोपों की सलामी ठोक दी। अब ऐसा नहीं होगा। आम आदमी को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिलेगी जितनी कि बड़े सम्मानित लोगों को या बड़े धन दौलतमंद लोगों को मिलेगी। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें तो संविधान के अनुसार पढ़ना है। दूसरा, अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे। अब वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाने के हों, चाहे सरकारी नौकरियों में जाने के हों, किसी भी क्षेत्र के लिए सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये अलग बात है कि हर क्षेत्र में जाने के लिए कुछ योग्यता चाहिए होती है, वो योग्यता अलग चीज है, लेकिन अवसर समान मिलेंगे। जैसे किसी जॉब के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है तो ग्रेजुएशन उसकी योग्यता है, लेकिन जाने के सबको चांस है। यानी आप भी ग्रेजुएट कीजिए और आप भी उस जॉब में जा सकते हैं। तो मतलब प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समानता की बात की गई है। अब की गई है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। भाईचारा, देखिए हमारे देश की विचारधारा रही है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी वसुधैव मतलब सारी पृथ्वी एक कुटुंब है, मतलब एक परिवार है। वास्तव में ये सेंटेंस, ये श्लोक है जो बड़ा है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। अहम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम। अहम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी सोच के लोगों का विचार है, लेकिन जिनकी सोच बड़ी हो उनके लिए पूरी पृथ्वी एक घर है। तो पूरी पृथ्वी एक घर है, ऐसा विचार लिया गया है भाईचारा का, बंधुता का।
तो हमें बंधुता से क्या मिलेगा, कैसे बढ़ावा मिलेगा? व्यक्ति की गरिमा। कैसा भाईचारा रखना है जिससे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिले, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, मतलब व्यक्तियों का सम्मान बढ़े, ऐसी भाईचारा हो। साथ के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। अब देखिए, एकता और अखंडता दोनों अलग अलग वर्ड हैं। एकता का मतलब है हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, बंधे रहें, वो एकता है। और टूटने से, बिखरने से बचाना अखंडता है। हम सब एक तो हो गए, लेकिन हम टूटकर बिखर सकते हैं, उस बिखरने को रोकना अखंडता है। पूरा देश एक है, लेकिन कोई राज्य अलग होना चाहे तो उस अलग होते राज्य को रोकना अखंडता है, उसे टूटने से बचाना है। तो हमें कैसी भाईचारा बनानी है कि हमारा राष्ट्र एक रहे और उसे टूटने से रोकना है। और यही अखंडता शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर है? बंधुता हो गया यहां पर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि संविधान में ये बहस आती है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है? अगर संविधान का अंग है तो क्या उसमें संशोधन संसद कर सकती है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है बस। तो क्या संसद उसमें संशोधन कर सकती है? तो इस मामले में अलग अलग वाद आते हैं। वाद का मतलब है केस। जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुनाता है किसी केस में, तो वो निर्णय एक कानून होता है अपने आप। क्या होता है? अपने आप में एक कानून होता है। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये जो केस होते हैं ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन केसों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पेरूबाड़ी केस होता है 1960 में। कब होता है? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग है नहीं तो उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है गोलकनाथ। गोलकनाथ ये 1967 का केस है। ध्यान रखिएगा, ये केस का नाम और उसके साथ का सन याद होना चाहिए। पेरूबाड़ी केस 1960 का है और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब का केस है? 1967 का है। इस केस में गोलकनाथ में गोल गोल बात कह दी। गोल गोल बात क्या कह दी? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि देखिए, जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये संविधान की कुंजी है, संविधान को समझने की चाबी है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं कर सकते। मतलब ये उसकी कुंजी तो है, पर इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती। याद है, याद रखिएगा, इस केस को रट लीजिएगा, ये जगह 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 आता रहेगा बार बार। तो केशवानंद भारती केस होता है 1973 का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन लेकिन यहां पर एक शर्त डाल देता है सुप्रीम कोर्ट, मूल ढांचा। यानी कि संसद है वो संविधान में और इस प्रस्तावना में, उद्देशिका में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा समझिए, जैसे किसी मकान के पिलर होते हैं। मतलब हमारे संविधान में उद्देशिका में लिखा हुआ है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बदल दे, संसद बदल दे कि अब हमारा देश लोकतंत्र नहीं रहेगा, मतलब जनता वोट नहीं देगी और नेता मनमर्जी से बनेंगे। तो वो मूल ढांचा है, उसे नहीं बदल सकते। गणतंत्र है हमारा यहाँ, मतलब इसका जो प्रमुख है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जन्म से आधार पर तय नहीं होगा। और संसद चेंज कर दे कि नहीं वो तो जन्म के आधार पर तय होगा, तो अब वो क्या हो गया? मूल ढांचे में परिवर्तन हो गया। तो मतलब संसद को संशोधन करने की शक्ति तो दे दी केशवानंद भारती केस ने, लेकिन शर्त लगा दी कि मूल ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मौलिक जो ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए।
अगर बदलाव कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस बदलाव को कैंसिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट उस बदलाव को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया का मामला आता है 1995 में, और इस मामले में भी केशवानंद भारती मामले का ही सपोर्ट किया। मतलब संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान कीजिए, 1973 में आता है केशवानंद भारती केस, और इसी के बाद जब अनुमति मिल गई संशोधन करने की, तो 42वां संविधान संशोधन आता है। कौन सी साल में? 1976 में। और संशोधन करने के बाद 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है? केशवानंद भारती 73 में हुआ, उसके 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन होता है, और उस एक बार संशोधन में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये हमारे संविधान की कुंजी है। मतलब हमारे संविधान के 4 चीजों को बताती है। क्या बताती है? कि सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। हमारे शासन का क्या प्रकार है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारे शासन के इस लक्ष्य का, इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है। इसके अलावा हमारा संविधान किस तिथि को तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 की बात की गई है। इस तरह करके हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संघ और उसका क्षेत्र, यानी संविधान का भाग पहला। अभी हमने एक किताब यानी संविधान की किताब का प्रीफेस यानी प्रस्तावना या उद्देश्य का पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब पहला पन्ना पढ़ा। अब हम संविधान का एक एक भाग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।